हेलो दोस्त, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जूलॉजी फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था पूर्व में जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम पोषण को पढ़ रहे थे। अब प्रोटोजोआ में हमने जैसे ही पोषण को पढ़ा तो अब इसके अंतर्गत पैरामीशियम में पोषण भी आता है, अमीबा में भी आता है, लिश्मानिया में भी आता है। यानी कि जितने भी प्रोटोजोआ वर्ग के प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु है उन सब के अंतर्गत जो पोषण होता है वो इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना है। तो अपन ने न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ को जैसे ही पढ़ा तो हमने बताया था आपको कि संघ प्रोटोजोआ में जो पोषण होता है इसके अंतर्गत जो पोषण होता है वो ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करने के साथ साथ हमने बताया कि इनमें प्राणी समभोजी जिसका मतलब होता है होलोजोइक प्रकार का क्या पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, जिसमें प्राणी ठोस कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। अब इसी के साथ फिर अपन ने यहां से स्टार्ट किया था अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण को जैसे ही बता रहे थे तो हमने बताया था आपको अमीबा भोजन के रूप में ठोस कार्बनिक पदार्थों, शैवालों, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, ग्रहण करता है। बैक्टीरिया वगैरह इसका क्या होता है, भोजन होता है। इस आधार पर फिर हम जैसे आगे बढ़े अमीबा में पोषण के बाद हमने भोजन बता दिया। और भोजन में क्या है, ठोस कार्बनिक पदार्थ बताए थे आपको, साथ ही सूक्ष्म शैवाल बताए थे। और सूक्ष्म शैवाल के बाद में हमने बैक्टीरिया वगैरह है ये इसके अंतर्गत बताया। तो अब यहां से जैसे भोजन हुआ, अब भोजन के बाद में आता है उसमें आसन विधि। आसन का मतलब होता है फीडिंग, आसन मेथड, फीडिंग मेथड। इस फीडिंग मेथड के अंतर्गत हमने बताया कि अमीबा अपने जो भोजन है उस भोजन को निम्न विधियों द्वारा ग्रहण करता है। तो यहाँ से हम ये अमीबा के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की 4 विधि है। पहली विधि का नाम है परिप्रवाह विधि, सर्कमफ्लुएंस। परिवृत्तीय सर्कमवेलेशन, आयात इंपोर्ट मेथड। और एक है अंतर्वलन जिसे इन्विगेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो आगे की ओर अग्रसर होता है। और आज हम इस यूनिट सेकंड को विराम दे देंगे, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम परिप्रवाह विधि की तरफ जाते हैं। तो परिप्रवाह विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो अमीबा का शिकार होता है वो शिकार कम सक्रिय होता है, यानी कि अधिक एक्टिवेट या अधिक फुर्तीला नहीं होता है। और अमीबा फिर उसके क्या है, पास में जाता है और पास में जाने के बाद में धीरे धीरे उसके चारों ओर उत्पाद निर्मित हो जाते हैं। जैसे डायग्राम से समझेंगे, ये इस प्रकार से अमीबा है, अमीबा की संरचना है। और यहाँ पर क्या है, भोज्य कण है, भोज्य कण है। और ये क्या है, कम सक्रिय है। अब ये भोज्य कण कम सक्रिय होने के साथ साथ अधिक गति नहीं करता है, लेकिन अब ये जैसे ही अमीबा के पास आता है तो अमीबा इसके चारों ओर क्या होता है, उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ ये इस प्रकार से उत्पाद बन जाते हैं। और जैसे ही उत्पाद की जो घेराई होती है वो अधिक हो जाती है, ऐसे उत्पाद अधिक बन जाते हैं। और ये भोज्य कण यहाँ आ जाता है और धीरे धीरे ये उत्पाद इस प्रकार से बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है
और बिगड़ जाने के बाद में ये जो भोजन का कण होता है, अमीबा का जो कोशिका द्रव्य होता है, जब अमीबा के अंदर है वो प्रवेश कर जाता है और इसके चारों तरफ खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये इसके चारों तरफ जो खाद्य धानी है उसका निर्माण हो गया, ये खाद्य धानी है और खाद्य धानी के अंतर्गत भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से परिप्रभा विधि में होता है। इसमें क्या है, शिकार भी कम सक्रिय होता है और वो अमीबा के पास जाता है, अमीबा धीरे धीरे उत्पाद बनाता है और फिर उसके बाद में उत्पाद बिगड़ जाता है और इस भोज्य कण के, ये क्या है, भोज्य कण है, इस भोज्य कण के चारों ओर खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। तो पहला तो अपना परिप्रभा मेथड हुआ। फिर उसके बाद में दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसे परिवृत्तीय विधि के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, भोज्य कण या अपन कह सकते हैं शिकार अधिक सक्रिय होता है, हाई एक्टिवेटेड होता है, अधिक सक्रिय होता है। अब अधिक सक्रिय होने के साथ साथ क्या करेगा, इस विधि में अमीबा तेजी के साथ शिकार के पास जाता है और फूड पदार्थ पर उसको घेर लेता है। हेलो, तो शिकार है, तेजी से क्या होगा, अमीबा के पास जाता है और अमीबा उसके पास क्या कर लेता है, उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ये यहाँ अधिक सक्रिय भोज्य कण है, अधिक सक्रिय भोज्य कण। अब ये अधिक सक्रिय जो भोज्य कण होता है ये अमीबा के पास जाएगा और अमीबा तुरंत क्या कर लेगा, इस प्रकार से एक फूड कप का निर्माण कर लेता है। फूड कप होता है उसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है और ऐसे ही फूड कप का निर्माण करता है, इसको फूड कप के नाम से जाना जाता है। अधिक भोज्य पदार्थ जो होता है, अब अधिक सक्रिय जैसे ही फूड कप का निर्माण होगा, फिर ये फूड कप होता है, ये क्या होता है, विलुप्त यानी कि बिगड़ जाता है और उसका जो अधिक सक्रिय भोज्य कण होता है उसके चारों तरफ इसका खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। ये खाद्य धानी है और ये क्या है, भोज्य कण है। तो इसमें केवल इतना सा डिफरेंट है कि इसमें अधिक सक्रिय जो भोज्य कण होता है उसका क्या किया जाता है, उपयोग, यानी कि अधिक सक्रिय भोज्य कण है उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसमें किसका निर्माण होता है, एक फूड कप का निर्माण होता है। ये परिवृत्तीय विधि है। अब इसके बाद में आयात विधि या इसे इंपोर्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। अब इस विधि में क्या होगा कि जो भोज्य कण होगा वो अमीबा के पास आएगा और अमीबा के पास आके यहाँ उत्पाद एवं फूड कप का निर्माण नहीं होगा, सीधे ही जो कोशिका भित्ति है किसकी, अमीबा की, उससे उसके कोशिका द्रव्य में एंटर कर जाएगा। इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट का मतलब होता है गिरना होता है, अत्यधिक गतिशील होता है, इसके अंतर्गत भोज्य कण। तो यहाँ आप लिख सकते हैं भोज्य कण होगा वो अत्यधिक गतिशील होता है, गतिशील होता है। कौन होता है, भोज्य कण। भोज्य कण होता है वो अत्यधिक गतिशील होता है, जैसे कि ये अमीबा है और यहाँ पर ये क्या है, भोज्य कण है, भोज्य कण, और ये क्या है, अत्यधिक गतिशील। ये भोज्य कण है और ये क्या है, भोज्य कण अत्यधिक गतिशील। अब ये जैसे ही अमीबा के पास आएगा तो अमीबा के पास आके इसकी जो कोशिका भित्ति होती है इसकी अमीबा की, इस कोशिका झिल्ली को इधर से भेदेगा और भेद कर ये सीधा
क्या है, इसकी कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाएगा और खाद्य धानी का निर्माण कर लेगा। ये खाद्य धानी बन जाएगी। अब खाद्य धानी के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत पहले ये प्रवेश करेगा, ये प्रवेश कर गया भोज्य कण प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद में उसके चारों तरफ क्या होता है, ये खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। ये चारों तरफ क्या है, खाद्य धानी का क्या हो गया भाई, निर्माण हो गया। और फिर ये खाद्य धानी के निर्माण से फिर इसकी क्या है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अपन देखते हैं यहाँ अंतर्वलन के अंतर्गत, इन्विगेशन के अंतर्गत क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसके अंतर्गत भोज्य कण अमीबा की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उस सतह पर आकर चिपक जाता है। यानी कि यहाँ ये जैसे ये अमीबा है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, और यहाँ पर क्या है, भोज्य कण है। अब ये भोज्य कण इसकी सतह पर आकर चिपकेगा, और चिपकने के साथ साथ अमीबा की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें अंतर्वलन यानी कि नीचे की ओर ये होती है, धस जाती है इस प्रकार से, और धस जाने के साथ साथ जो भोज्य कण होता है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। और अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में इस भोज्य कण के चारों तरफ क्या हो जाता है, खाद्य धानी है, उस खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और इसके अंतर्गत ये केंद्रक है, और ये भोज्य कण क्या है, अंदर इसके अंतर्गत है, प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर्वलन, इन्विगेशन, यानी कि इन्विगेशन की प्रोसेस को आप यहाँ समझ सकते हैं। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ एक डायग्राम, इन्विगेशन बता रहा हूँ, अंतर्वलन ये क्या है, भोज्य कण है, भोज्य कण है। अब ये क्या होगा, अमीबा की जो सरफेस होती है उस सरफेस से आकर चिपक जाता है। ये भोज्य कण है और ये क्या है, अमीबा है आपका। अब भोज्य कण यहाँ आकर क्या हो गया, चिपक गया है, ये भोज्य कण। अब ये भोज्य कण जैसे ही यहाँ आकर चिपकता है, तो अब क्या होगा, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में इस प्रकार से अंतर्वलन स्टार्ट होता है, और भोज्य कण ये यहाँ आ जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद में ये कोशिका झिल्ली होती है, ये विलुप्त हो जाती है, और इसके चारों ओर ये खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है, खाद्य धानी। तो ये फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अमीबा के अंतर्गत चारों जो विधि है जिनके द्वारा आसन यानी कि भोजन को ग्रहण किया जाता है, उनको मैंने बताया। पहली विधि कौन सी है, प्रवाह विधि, फिर परिवृत्तीय विधि, थर्ड है आयात विधि, और फोर्थ है अंतर्वलन विधि। सर्कमफ्लुएंस मेथड, सर्कमवैलेशन मेथड, इंपोर्ट मेथड, इन्विगेशन मेथड। अब हम आगे की ओर जैसे ही चलते हैं, अमीबा ने क्या कर लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया। न्यूट्रिशन हम अमीबा में पढ़ रहे हैं। अब भोजन को जैसे ही अपन ग्रहण कर ले, तो अब हमारा शरीर आगे की प्रोसेस कौन सी स्टार्ट करेगा, अब आगे की जो प्रोसेस स्टार्ट करेगा उस प्रोसेस का नाम बताया, चलो हम बता देते हैं। उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन, पाचन। तो आसन हो गया। दूसरी जो मेथड आएगा उसका नाम है पाचन, जिसे डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इस डाइजेशन के अंतर्गत क्या होगा कि अमीबा में ये जो अमीबा है, इस अमीबा के अंतर्गत ये जो खाद्य धानी है, क्या है, खाद्य धानी है। इस खाद्य धानी का जो माध्यम होता है, पहले अम्लीय माध्यम होता है। इस खाद्य धानी का कौन सा अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है।
और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, यानी कि एसिड से बेस मीडियम में ये कन्वर्ट होता है। और अब लाइसोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम, इस दौरान क्या होगा, इसका अमीबा का जो लाइसोसोम होता है उस लाइसोसोम से स्रावित एंजाइम, और स्रावित एंजाइम के नाम हम जैसे लिखते हैं प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज प्रोटीन का, लाइपेज इसका फैट का यानी वसा का, एमाइलेज इसका कार्बोहाइड्रेट का। तो इस प्रकार से लाइसोसोम से स्रावित एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन प्रारंभ कर देते हैं। अब पचित भोज्य पदार्थों को फिर इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें डाइजेशन हुआ, अपचित भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव्य के द्वारा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसको किया जाता है पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ। और जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उस अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और जो बाहर निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसको बहिक्षेपण के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश के अंतर्गत इजेशन के नाम से जानते हैं, इजेशन, इजेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो पाचन में क्या हुआ, ये खाद्य दाने है, इस खाद्य दाने का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है, ये धीरे धीरे क्षारीय में कन्वर्ट होता है। फिर जैसे ही क्षारीय होता है तो लाइसोसोम से स्रावित जो एंजाइम, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज होते हैं, ये क्रम से प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। अब पचित भोज्य पदार्थों को जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, अमीबा का, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और उस प्रक्रिया को बहिक्षेपण के नाम से जाना जाता है। और ये जो बहिक्षेपण की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, जैसे ये अमीबा है, अमीबा के अंतर्गत अपचित भोज्य पदार्थ इसके कोशिका द्रव्य में ही पड़े रहते हैं और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस कोशिका झिल्ली से जो क्या नाम से अपचित भोज्य पदार्थ है यह हट जाती है और अपचित भोज्य पदार्थ है जो क्या है, बाहर आ जाता है। इस प्रकार से इसमें बहिक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब यह अमीबा के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट हम अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा पैरामीशियम में पोषण, जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, उसको मैं नहीं पढ़ा क्योंकि पैरामीशियम के अंतर्गत मैं बता चुका हूँ। तो पैरामीशियम में पोषण की हम बात कर लेते हैं। पैरामीशियम में क्या पोषण है आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर सेकेंड इसके अंतर्गत आता है पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। इसमें क्या होता है कि ये जो इस प्रकार से इसकी ये चप्पल आकृति होती है, इसके अंतर्गत आपको मैंने दो प्रकार के, एक तो स्वीकृत मार्ग और एक कौन सा बताया था, अस्वीकृत मार्ग, सेलेक्टिव एंड एसेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव मार्ग के द्वारा भोजन का चयन किया जाता है और इस प्रकार से इसमें प्रोसेस होती है। तो ये अपन क्या है पढ़ चुके हैं, है ना, तो इसको बताना नहीं है। उसके बाद में हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं फिर उसमें आता है हमारा अंतःपरजीवी। ये अपन ने पहले इसको यहां से देखेंगे, पहले हमने पढ़ा था प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जिसे होलोजोइक के नाम से जाना जाता है। होलोजोइक आपने पढ़ लिया जिसमें हमने अमीबा और पैरामीशियम को पढ़ा। अब दूसरा हमारे पास जो आने वाला है वो है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, अंतःपरजीवी,
एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि अंतःपरजीवी में जो पोषण होता है वो कौन कौन से एनिमल है, क्या है। तो जब जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर, जब कोई जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है, तो इस प्रकार का जो पोषण या न्यूट्रिशन होता है उसे हम अंतःपरजीवी कहते हैं, या उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अंतःपरजीवी कहते हैं। अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है, अंतःपरजीवी कहलाता है, अंतःपरजीवी कहलाता है। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, कहलाता। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में देखें, आप बताएं कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत कैसे लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है, ट्रिपलोसोमा है, जियार्डिया है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, अंतःपरजीवी। एंडोप्लाज्मिक पैरासिटिक हो गया। अब आता है अपने पास ऑटोट्रोपिक, थर्ड पर क्या आता है, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, जिसे अपन क्या मानते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। अब ये ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है इसके अंतर्गत क्या, स्वपोषी, यानी कि इसमें जो प्राणी है स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि जीव हरित लवण की सहायता से अपना भोजन है क्या है, स्वयं बनाता है। और एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं तो यह है यूग्लिना। अब यूग्लिना के अंतर्गत क्या है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये पादप जगत एवं जंतु जगत की क्या है, योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमलिया किंगडम, योजक कड़ी है। तो पादप और जंतु जगत की क्या है, योजक कड़ी है यूग्लिना। और ये संपोषी पोषण, यानी कि अपना जो इसमें क्या है, हरित लवक होता है, वो हरित लवक पाया जाता है। इसलिए ये पेड़ पौधे या सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, भोजन स्वयं बना लेता है। और वैसे भी अगर सूर्य का प्रकाश वगैरह नहीं होता है तो फिर ये क्या है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ वगैरह है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तीसरा, चौथा जो हमारे इसके अंतर्गत आता है वो आता है स्पेरोजोई, जिसे मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है, मृतोपजीवी। इस मृतोपजीवी को इस स्पेरोजोई के नाम से जाना जाता है, स्पेरोजोई। न्यूट्रिशन है, ये क्या है, मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यूग्लिना भी इसी के अंतर्गत आता है, ये कभी कभी मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। तो प्राणी संभोजी हो गया, एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, और स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो इस प्रकार से फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटोजोआ में गमन, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तो देखेंगे इसके अंतर्गत क्या है, प्रोटोजोआ में गमन है उसको भी हम बता देते हैं अभी लोग। प्रोटोजोआ में गमन, नेक्स्ट इसके अंतर्गत है प्रोटोजोआ में गमन, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जो गमन है उस गमन के लिए निम्न संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, संघ प्रोटोजोआ में गमन के लिए
गमन के लिए निम्न संरचनाएं पाई जाती है, निम्न संरचनाएं पाई जाती है। अब इन निम्न संरचनाओं में कौन कौन सी है? पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या है? सीलिया है, जिसे अपन किसके नाम से? पक्षमार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरी इसके अंतर्गत जो है वो है फ्लैजिला, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कसाब के नाम से जानते हैं। फ्लैजिला है, कसाब है। और तीसरी इसके अंतर्गत है सुडोपोडिया, जिसे अपन कूटपाद कहते हैं, कूटपाद। अब ये सीलिया या ये तो आपने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल किसके अंतर्गत? पैरामीशियम के अंतर्गत। कसाब की अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो ये जो कसाब होते हैं अधिकतर ट्रिपनोसोमा में भी लंबा पाया जाता था, ट्रिपेनोसोमा में बहुत सारे जंतुओं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये क्या है? इनका ही एक ग्रुप होता है। सीलिया क्या छोटे छोटे समूह होते हैं, और सीलिया का एक बड़ा प्रवर्धित रूप या सिंगल या दो के रूप में पाया जाना कसाब होता है। कूटपाद होते हैं, ये अमीबा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कूटपादों का थोड़ा सा प्रकार है, तो वो प्रकार कौन सा है? पहला है लोबोपोडिया, लोबोपोडिया। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया। और लास्ट वाला है उसका नाम है राइजोपोडिया, राइजोपोडिया। ये इस प्रकार से इसमें क्या है? कूटपाद पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं? गमन करते हैं। पहले हम लोग कोडिया की बात कर लेते हैं। ये लंबे होते हैं, उंगली के समान होते हैं, और इनका जो स्वतंत्र सिरा है वो गोल होता है, यानी कि लंबे उंगली के समान। और इनका जो स्वतंत्र सिरा होता है वो क्या होता है? गोल होता है। स्वतंत्र सिरा क्या है? गोल होता है। स्ट्रक्चर की हम जैसे बात करते हैं तो इस प्रकार से स्वतंत्र सिरा क्या होता है? गोल होता है। कार्य क्या होता है? ये भोजन को पकड़ने का भी कार्य करते हैं, साथ ही ये भोजन को नहीं, गमन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये गमन में सहायक होते हैं, चलने के लिए यूज किया जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है फिलोपोडिया, ये कूटपाद लंबे पतले एवं धागे समान होते हैं। ये कैसे होंगे? लंबे होंगे, पतले होंगे और धागे समान होंगे, और ये भी क्या करते हैं? गमन में सहायता करते हैं। एक्सोपोडिया की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये लंबे पतले एवं दृढ़ तंतु समान होते हैं। ये फाइबर होते हैं, तंतु के समान होते हैं, और इनका जो कार्य है वो होता है भोजन को पकड़ने और गमन में सहायक नहीं होते, भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। और राइजोपोडिया होते हैं, ये जाल की तरह होते हैं इस प्रकार से, और ये क्या करते हैं? गमन के साथ साथ भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोटोजोआ के अंतर्गत गमन हुआ। अब लास्ट हम इसके अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में गमन। अमीबा किस प्रकार से जो गमन करता है तो देखते हैं। अमीबा के अंतर्गत भी गमन की जो प्रोसेस होती है वो देखते हैं। अमीबा कूटपादों की सहायता से गमन करता है। अमीबा में गमन, अमीबा जैसे कि जो कूटपाद होते हैं उन कूटपादों की सहायता से क्या करता है? गमन करता है। अमीबा कूटपादों की सहायता से क्या करता है? गमन करता है। लेकिन ये जो कूटपाद होते हैं ये निरंतर क्या है? बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। यानी कि बनने का बिगड़ने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? वो कूटपादों का होता है। अब इसके बाद में हम जैसे ही बात करते हैं कि इसके अलावा भी अनेक जो वैज्ञानिक हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने अमीबा में
अनेक जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने अमीबा के लिए भी अपने अपने मत दिए थे और उन मतों में से पहला जो मत है वो है सोल जेल मेथड या सोल जेल विधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये सोल जेल जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य है और इसको देने वाला जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है हाइमन। हाइमन वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया था, सोल जेल सिद्धांत को। और इस सिद्धांत का समर्थन मार्क्स एंड पेंटिंग वैज्ञानिक ने भी किया था। समर्थन किसने किया था? मार्क्स व पेंटिंग वैज्ञानिक है, इन्होंने भी क्या किया था? इसका समर्थन किया। अब ये होता क्या है, देखिए ये इस प्रकार से अमीबा की संरचना है और यहाँ पर इसके अंतर्गत परिधीय भाग पर तो क्या होता है? जेल होता है और इसका जो सेंट्रल भाग होता है वहां पर क्या होता है? सोल होता है। अब अमीबा जब किसी आधार की सतह पर चिपकता है, ये इस प्रकार से ये अमीबा है और अमीबा जैसे ये आधार है इस आधार से क्या करेगा? चिपकेगा। तो इसका जो परिधीय भाग वाला जो जेल होता है वो क्या करता है? सोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये यानी इस प्रकार से बदलेगा और ये क्या है? जो परिधीय भाग का जो जेल है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है? सोल में कन्वर्ट हो गया और ये जेल है। अब जैसे ही यहाँ से परिधीय भाग से ये जैसे चिपका, अब यहाँ से जैसे ये चिपकेगा फिर वापस यहाँ से, फिर ये जो सेल होगा वो क्या है? जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर क्या है? ये जेल है, ये जेल फिर सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये और फिर सोल जेल। इस प्रकार से ये आपस में ये मतलब कि कन्वर्ट होते रहते हैं और अमीबा क्या करता है? गति करता रहता है। ये जैसे यहाँ से हुआ तो इसका एक भाग सोल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये भाग बढ़ गया। अब यहाँ से फिर आधार से चिपकेगा, फिर ये सोल है जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्टा या सोल जेल थ्योरी के द्वारा अमीबा क्या है? गमन करता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। काफी लंबी यूनिट थी, बड़े दिनों के बाद में पूरी हुई है। अगर माना जाए तो सबसे बड़ी अगर यूनिट है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो सेकंड यूनिट है। अब तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट तो आपकी वेरी सिंपल है, क्योंकि वो तो आप 11th क्लास के अंतर्गत पढ़ के आए हैं, जिसके अंतर्गत क्या है? अर्थवर्ग है। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टाइम पे आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए धन्यवाद।